हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला में आ गए हैं। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और चलिए फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ एग्ज़ाम के टाइप का, ओके। एग्ज़ाम में सारे आने वाले क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा, सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचिएगा। 25 क्वेश्चन डेली आप लोग को मिलेंगे और एग्ज़ाम और पास आते आते 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम छाँट छाँट के लाया हुआ, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग अगर इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो देख लीजिएगा यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। 2 4 10 क्वेश्चन नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन आप लोग आके मिलाएंगे, जितने भी अभी इसमें करा रही हूँ एग्ज़ाम तक में। देख लीजिएगा 110 क्वेश्चन तो मेरे ही चैनल से आएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा एग्ज़ाम में आने के बाद सारे वीडियो देख के, ठीक है। तो कुछ नहीं, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिल्क की छपाई तेजाबी रंगों से करने के लिए निम्नलिखित में से किस गोंद का प्रयोग करते हैं। तो बताइए किस गोंद का प्रयोग करते हैं। अरब की गोंद का, 1 सेकेंड स्टूडेंट। चलिए सिल्क की छपाई तेजाबी रंगों से करने के लिए किस गोंद का प्रयोग करते हैं। तो अरब की गोंद का, सोडियम एलिगिनेट का, कृत्रिम रूप से गाढ़ा करने वाले का, या ग्वार गोंद का। तो सिल्क की जो छपाई होती है उसे तेजाबी मतलब एसिड है ना, ठीक है। एसिड रंगों से करने के लिए निम्नलिखित में से हम किस गोंद का प्रयोग करते हैं, ये पूछा जाता है। किस गोंद या गम का प्रयोग करते हैं, तो हम किसका करते हैं, अरब की गोंद का हम प्रयोग करते हैं। सिल्क की छपाई में एसिड रंगों के लिए हम अरब की गोंद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। और सिल्क के स्टार्ट कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। चीन की महारानी कौन थी, लीजू महारानी थी, ठीक है। वो लीजू महारानी कौन थी, जो अपना चाय पी रही थी और उन्हीं के चाय के कप में कोकून गिर गया था, और गर्म चाय था जिसमें से जब कोकून गिर गया तो जब उन्होंने कोकून निकाला तो उसमें से रेसे रेसे निकलने लगे, ठीक है। तो तभी से उन्होंने रेशम की उत्पत्ति शुरू कर दी, तभी से रेशम की उत्पत्ति होने लगी है। और रेशम के धागे की लंबाई कितनी होती है, आप लोग ये भी जान लीजिए, एग्ज़ाम में पूछता है। 300 से 900 मीटर तक रेशम की लंबाई होती है और इससे भी अधिक, ठीक है। 300 से 900 मीटर, ये आप लोग याद रखिएगा। तो रेशम को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहाँ रेशम से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं बता दे रही हूँ। रेशम को सेरीकल्चर कहते हैं, ये 300-900 मीटर तक का होता है, ठीक है। और रेशम की महारानी का नाम क्या था, लीजू था। जो चीन की महारानी जो थी उन्हें लीजू भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने ही रेशम की खोज की थी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मा तकनीकी के लिए निम्नलिखित लाभ हैं। प्लाज्मा मतलब कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, ठीक है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित लाभ हैं। तो क्या लाभ है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के, जैसे कि टेक्सटाइल में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के हमारे क्या लाभ हैं। सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध बढ़ाना, या रंगाई की गति बढ़ाना। ये रंगाई है ना, 1 मिनट, ठीक है। रंगाई की गति बढ़ाना, बायो इंस्पायरिंग को सहायता देना, या इनमें से सभी। बायो स्काउरिंग है ना, बायो स्काउरिंग को सहायता देना, स्काउरिंग को सहायता देना, ठीक है। तो बताइए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग टेक्सटाइल में क्या लाभ होता है। तो हमारा सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोधकता, जैसे कि जो रगड़ लगती है, रगड़ लगने से हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं ना,
और रंगाई की गति भी बढ़ जाती है, ठीक है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से। और बायो स्कोरिंग को भी सहायता मिलता है। तो हमारा सभी होगा प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है विटामिन डी का क्रियाशील रूप है, कौन सा है? आर्गोस्टेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल या डिहाइड्रो कोल कैल्सिफेरॉल, डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से बच्चों में आप लोग याद रख लीजिएगा कि रिकेट्स होता है, वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेसिया होता है, वृद्धों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स होता है, ठीक है, और ऑस्टियोमलेसिया ना, ऑस्टियोमलेसिया आप लोग समझ जाइएगा। और वृद्धों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ना। ऑस्टियोपोरोसिस। तो वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि क्या होता है? वृद्धों में हड्डियों में पोर मतलब कि होल जैसे हो जाता है ना, होल जैसे छिद्र जैसे हो जाता है, ठीक है, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बच्चों में विटामिन डी कमी से कौन सा होता है, और वयस्कों में और वृद्धों में, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेसिया बच्चों में है, अरे सॉरी, रिकेट्स बच्चों में है, ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में है। तो हमारा विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या है, ये भी पूछता है। तो डिहाइड्रोकोलिक कैल्सिफेरॉल, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, डिहाइड्रोकोलिक कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में, इन सभी में से सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है? तो नारियल में पाया जाता है, अलसी के बीज में पाया जाता है, जैतून में पाया जाता है, या मूंगफली में पाया जाता है? तो हमारा जो होता है, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? एक स्वस्थ वसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक स्वस्थ वसा भी बोलते हैं, स्वस्थ वसा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्वस्थ वसा भी बोलते हैं। ये हमारे लिए अच्छा फैट होता है, ठीक है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक प्रकार है, ठीक है। ओमेगा 3 क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक प्रकार है। आप लोग याद रखिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रकार है। ओमेगा 3 मछलियों में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्न वसा MUFA, ठीक है, MUFA से क्या होता है? मूफा, इसको क्या बोलते हैं? मूफा वसा। मूफा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्यमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है। मूफा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, मूफा का फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये क्या पूछ रहा है? इस मूफा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा तेल है? तो हमारा क्या होगा? जैतून का तेल जो होता है मूफा का सर्वोत्तम स्रोत होता है, ठीक है। चले, और अगर मूफा और पूफा के, अब पूफा ही पूछता है ना, पूफा मतलब क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा ही पूछता है, पूफा का ही फुल फॉर्म पूछता है, तो क्या होगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मूफा और पूफा अगर आप लोग को पढ़ना हो डिटेल में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी थ्योरी क्लास। 10 मिनट लगेंगे, आप लोग को इम्पॉर्टेंट पढ़ा दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, DNA और RNA का संश्लेषण, हड्डी का स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में जो जिंक का कार्य होता है, वो क्या होता है? वो DNA और RNA का संश्लेषण करता है। क्या करता है? जिंक DNA और RNA का संश्लेषण करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 6 क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, क्या पूछा है, उन अवधारणाओं की पहचान जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित हैं। तो कौन सा होगा, ओवर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हम भाषा बच्चों को बताते हैं या समझाते हैं उसे थोड़ा सा और अलग करके और अलग ढंग से उसको बता दे समझा दे, उसे ओवर एक्सटेंशन कहते हैं ना। और सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स वो होता है जिससे कि कोड की संरचना और प्रारूप को परिभाषित किया जाता है, जिससे कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भाषा डाल रहे हैं तो उसको प्रारूप करके वो अपने भाषा में लेके हमें समझा सके। ठीक है, कोड की संरचना और प्रारूप को परिभाषित किया जाता है। सिंटैक्स ये भी एक भाषा है, प्रैग्मेटिक्स भी एक भाषा है। तो हमारा क्या है, उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है। तो तीनों, ओवर एक्सटेंशन भी है, प्रैग्मेटिक्स भी है, सिंटैक्स भी है, मतलब कि सभी। हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियान्वयन के घटक हैं, बताइए क्रियान्वयन के घटक हैं। क्रियान्वयन के घटक क्या हैं, सुलभ करना, नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो क्रियान्वयन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो क्रियान्वयन के घटक हमारे सुलभ करना भी होता है और नियंत्रित करना भी होता है। ठीक है, क्रियान्वयन के घटक क्या है, सुलभ करना और नियंत्रित करना, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रसोई घर में उपयोग की जाने वाले उपकरण हैं। तो रसोई घर में जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं वो कौन से हैं, ब्लेंडर है, टैली मशीन है, बैन मैरी है, या ये सभी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग रसोई घर में क्या उपयोग करते हैं, ब्लेंडर का ही उपयोग करते हैं ना, ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, जब हम लोग केक वोक बनाते हैं उसको ब्लेंड करना होता है। ठीक है, या जब कॉफ़ी बनाते हैं तो उसको ब्लेंड करके झाग उत्पन्न करने के लिए ना, तो क्या करते हैं हम लोग, ब्लेंड करते हैं ना, तो उसे ब्लेंडर कहते हैं। ये हमारी किचन में यूज़ आता है। ठीक है, टैली मशीन यूज़ नहीं आता, बैन मैरी भी यूज़ नहीं आता, तो हमारा क्या आता है, ब्लेंडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 9 क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का, एक मिनट स्टूडेंट, ई कॉमर्स का पोशाक के क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है। ई कॉमर्स का पोशाक है ना, पोशाक के क्षेत्र में, ठीक है, पोशाक के क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है। तो बताइए, प्रौद्योगिकी की वृद्धि के लिए, वैश्विक नेटवर्क के लिए, सरकार की नीतियों के लिए, या आर्थिक व प्रभावी तथा व्यवहार क्षमता के लिए। तो जो हमारा ई कॉमर्स है, पोशाक मतलब कि, पोशाक मतलब क्या होता है, पोशाक मतलब वस्त्र होता है। तो उसके क्षेत्र में उभरता क्षेत्र बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रौद्योगिकी में वृद्धि भी इससे होती है, वैश्विक नेटवर्क भी होता है। ठीक है, विश्व में हमारे नेटवर्क भी है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, सरकारी नीतियाँ भी होती हैं, आर्थिक प्रभावित तथा व्यवहार क्षमता भी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी ई इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर जो आप लोग को क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है तो उसके आप लोग ऑप्शन 2-4 बार रट लेंगे, तो अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाएंगे तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र में 2500 BC, 1 सेकेंड, 2500 BC, ठीक है, पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था। ये पूछ रहा है कि मिस्र में 2500 BC पहले कौन कौन से वस्त्र थे, सर्वाधिक प्रचलित थे, जो मतलब कि मिस्र में 2500 BC पहले कौन कौन से वस्त्र वहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित थे और सर्वाधिक लोगों के द्वारा पहने जाते थे, वियर किए जाते थे। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए, लीलन था, सूती वस्त्र थे, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था। तो हमारा जो मिस्र में प्रचलित वस्त्र थे सर्वाधिक, वो कौन से थे, वो लीलन भी थे और सूत भी थे। तो मतलब हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति का प्रतीक किसे कहते हैं, शांति का प्रतीक किस वस्तु को कहते हैं। तो आप लोग भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है,
शांति का प्रतीक हमारा लीलन का वस्त्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं। तो अगर बहुत मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं स्पीड स्लो कर लूँगी, अगर या मैं स्लो भी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बता दीजिएगा कि मैं स्पीड में पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हर टाइप्स के बच्चे हैं, ठीक है। कोई स्लो है, कोई फास्ट है, तो सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए मैं मीडियम में चल रही हूँ। अगर आप लोग को लगे कि बहुत ही फास्ट पढ़ा रही हूँ तो स्लो कर दूँगी, अगर स्लो पढ़ा रही हूँ तो फास्ट भी कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग जैसा रहेगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं। ट्री चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, फ्लिप चार्ट कहते हैं, स्ट्रिप चार्ट कहते हैं। तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को क्या कहते हैं। जो ऑर्गेनाइज किया जाता है चार्ट, उसको हम क्या कह देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो हम यूज़ करते हैं चार्ट को, उसे क्या कहते हैं। ट्री चार्ट कहते हैं। ट्री चार्ट तो हम जैसे कि फैमिली का डायग्राम वगैरह ये सब बनाते हैं जैसे, तो उसे ट्री चार्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन 12 देखिए, कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी या मूल्यांकन। निगरानी को क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग भी कहते हैं, ठीक है। निगरानी को क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन। तो देखिए क्या पूछा है, प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करना है कि प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो हमारी क्या किस नाम से जानी जाती है, नियोजन मतलब योजना बनाना, नियोजन करना, ठीक है। क्रियान्वयन करना ये भी नहीं होगा, मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे या जिस क्षेत्र के लिए या जिस जगह के लिए, तो उसका हमको मॉनिटरिंग करना होगा ना, उसका आकलन करना तो मॉनिटरिंग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। अब इसमें पूछा जा रहा है दृश्य श्रव्य, जिसको कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और सिर्फ दृश्य सामग्री वो होती है जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, जिसे विजुअल एड कहते हैं। और ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड है ना, ऑडियो विजुअल एड है, तो जिसे हमको देखना और सुनना दोनों है। तो टेलीफोन में हम सिर्फ बात कर सकते हैं, ठीक है, देख तो सकते नहीं हैं। टेलीफोन अगर होगा तो हम लोग बात ही कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और गाना क्या होता है, गाना हम सुन सकते हैं, ठीक है। ड्रामा क्या होता है, ड्रामा जैसे ड्रामा होता है ना हर जगह, जैसे कि नवरात्र आते हैं तो रामलीला होता है, उसमें ड्रामा होता है, और जगह ड्रामा होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ड्रामा में हमें क्या होता है, सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है ना। ड्रामा में क्या होता है, हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्लिप बुक तो होगा नहीं, ये भी एक बुक है, इसे ही हम देख ही सकते हैं, तो हमारा ड्रामा होगा, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। तो बताइए रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। कैल्शियम कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम में विटामिन डी की कमी से, या हार्मोन्स की कमी से। तो जो हमारा रिकेट्स होता है वो किस में होता है, रिकेट्स हमारा बच्चों में होता है ना। और किसकी कमी से होता है, वो हमारे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। अगर कैल्शियम न दिया हो, विटामिन डी दिया हो, तो विटामिन डी भी मारेंगे। तो इसमें दोनों दिया है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से, तो हम लोग का दोनों पे जाएंगे ना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से हमारा रिकेट्स होता है। देखिए क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें होता है, ये पूछ रहा है कि जंतु प्रोटीन जो होता है वनस्पति प्रोटीन से उत्तम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अधिक प्रोटीन होता है, अधिक अमीनो अम्ल होते हैं, या उत्तम प्रोटीन होता है, या उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जंतु प्रोटीन अधिक उत्तम माने जाते हैं वनस्पति प्रोटीन से। तो हमारा इसमें क्या होता है, उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है, जिससे जंतु प्रोटीन
उत्तम माने जाते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और प्रोटीन से हमें कितने % कार्बोहाइड्रेट मिलती है, कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से हमें? तो प्रोटीन से आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन को पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, बायोटिन। तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? B1 की कमी से। नियासिन क्या है? B3 की कमी से। थायमिन क्या है? बेरी। ठीक है, अब बायोटिन क्या है? BH भी कहते हैं या बायोटिन भी कहते हैं इसे। ठीक है, बायोटिन को B7 भी कहते हैं ना। ठीक है, और इसे BH भी कहते हैं और इसे B7 भी कहते हैं बायोटिन को। ठीक है, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं बायोटिन ना। चलिए, तो समझ गए? तो हमारा बेरी B1 की कमी से क्या है? थायमिन। किसकी कमी से? थायमिन की कमी से। सॉरी देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा 1 मिनट स्टूडेंट, मिस्टेक हो गया ना, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, राइबोफ्लेविन B2 की कमी से होता है ना। नियासिन B3 की कमी से हो गया। ठीक है, थायमिन B1 की कमी से। ठीक है, थायमिन किस कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। तो बेरी की किससे हो गया? B1 की कमी से, जिसे क्या कहते हैं हम? थायमिन कहते हैं ना। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब बायोटिन क्या है? BH या B7 होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन विटामिन के कार्य के लिए सही है? कौन सा कथन विटामिन के, ठीक है, के कार्य के लिए सही है? तो बताइए, रक्त चढ़ाने में, रक्त स्कंदन में, रक्त नियंत्रण में या रक्त संचरण में? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन के किस लिए? रक्त के स्कंदन के, कोगुलेशन के लिए। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के हमारे लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? जल तथा भोजन किस जीव या किस जीवाणु के कारण अधिक संक्रमित होते हैं? किस जीव के कारण? तो बताइए, पिस्सू के कारण। पिस्सू क्या होता है? पिस्सू देखिए, आप लोग गांव में देखे होंगे, जैसे जो जानवर गाय भैंस सब नहीं होते, कुत्ता होता, उनके मतलब बालों में एक कीड़े टाइप का रहता था ना, लोग पहले दवा से निकालते थे, करते थे ना, तो उसे हम लोग पिस्सू बोलते थे। क्या बोलते थे? पिस्सू। ठीक है, ठीक है, उसे ही हम पिस्सू बोलते थे। मक्खी होगा या मच्छर होगा या चूहा, तो मच्छर से में जैसे क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है ना, ये सब होता है। तो हमारा जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? तो हमारे मक्खी के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। किस कारण से? मक्खी के कारण संक्रमित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को ठीक कर देता है? बताइए, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोग को ठीक कर देता है? तो कैल्शियम, लोहा, गंधक या सोडियम? तो हमारा जो गंधक होता है वो बहुत से चर्म रोग को ठीक कर देता है और वो हमारे भूमिगत जल में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है? जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन कौन से हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय है या उपयुक्त सभी है? तो हमारा क्या होगा? जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन कौन से? उपयुक्त सभी होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की विधि हमारी उबाल कर ही है। ठीक है,
आसवन नहीं है, अवक्षेपण नहीं है, क्लोरीनीकरण नहीं है। तो घरेलू स्तर पे हम कुछ होता है ना तो जल को बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करके ठंडा करके फिर उसे यूज़ करते हैं। पहले जब लोगों के घर में आरओ नहीं रहता था तो जब कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर बोलते थे ना पानी को बॉयल कर लीजिए और उसे ठंडा कर लीजिए, वही पानी पीजिए, तो उससे क्या हो जाता था, जल हमारा प्योर हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? पूछा जा रहा है अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो जा सकता है? तो क्षय रोग, ये ठीक है, क्षय लिखा है ना, क्षय रोग, चेचक, हैजा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल के माध्यम से हमारा क्या हो जाएगा, हैजा हो जाता है, वो जल के माध्यम से होता है। और चेचक क्या होता है, वायरस के माध्यम से होता है। ठीक है, चेचक की टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुक्राशय है, गर्भाशय है, अंडवाशय है, डिम्ब वाहिनियाँ है। तो बताइए, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है तो हमारा गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, डिम्ब वाहिनियाँ भी हैं, डिम्ब होगा ना, डिम्ब वाहिनियाँ भी हैं, लेकिन हमारा जो शुक्राशय है वो पुरुष प्रजनन अंग है ना, मेल रिप्रोडक्टिव हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? अब आप लोग पूछेंगे कोक्लिया क्या होता है? कोक्लिया जो हमारे कान में एक हड्डी होती है बीच में ना, मध्य में पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया कान में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कोक्लिया हमारी कान में पाई जाती है। और ये पूछा जा रहा है कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? कोक्लिया की रचना पूछ रहा है किस प्रकार की होती है? तो लंबी गुहा के रूप में होती है, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में होती है, एक सर्पीली ट्यूब के समान होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कोक्लिया की संरचना कैसी होती है? तो एक सर्पीली ट्यूब के समान होती है कोक्लिया की संरचना। ठीक है, कोक्लिया की संरचना एक सर्पीली ट्यूब के समान होती है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आगे है कि नहीं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप लोग के लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम और वीडियो बना सकेंगे, आप लोग के अच्छे अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चन ला सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ताकि हम भी आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। और ये होम साइंस का चैनल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।